हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शाहरुफ अली और मैं आ गया हूँ एक अपने नए लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैं आपको इस लेक्चर में क्या करा रहा हूँ? इस लेक्चर में मैं आपको करा रहा हूँ क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम है बोर्ड के वो अब मार्च में या फरवरी में होने वाले हैं, जिसके लिए अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो इस टाइम पे हमें चाहिए क्विक रिवीजन और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें कहाँ से मिलेंगे? तो ये आपको ये बस हमारे साथ जुड़े रहना है और यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ 1 बाय 1 चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके बेसिक टॉपिक के साथ मैं इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगा। इसी सीरीज में मेरा नेक्स्ट लेक्चर आज है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसके हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे क्लियर करेंगे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। और जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। जो जो क्वेश्चन में आएंगे टॉपिक्स उनको मैं अच्छे से आपको उसका बेसिक अच्छे से आपको यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आप क्या है। The first question is here: a system of two linear equation in two variable is inconsistent if the lines in the graph are. So here is one word that is inconsistence. तो हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि इनकंसिस्टेंस क्या और इसके साथ एक और वर्ड आता है कंसिस्टेंस। तो दोनों को समझ लेते हैं। पहले हम समझने वाले हैं कंसिस्टेंट और उसके बाद हम समझेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या है ये दोनों वर्ड, क्या मतलब है इनका, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कंसिस्टेंस का मतलब होता है जब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती हैं तो इनके पास जाहिर सी बात है सॉल्यूशन भी होंगे। अब सॉल्यूशन हो सकता है 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो सकता है सॉल्यूशन ना भी हो। तो यहाँ पे क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में तीन टाइप के सॉल्यूशन हमें मिल सकते हैं। पहला यूनिक सॉल्यूशन यानी कि ओनली वी हैव वन सॉल्यूशन। दूसरा हो सकता है मैनी सॉल्यूशन हो। तीसरा नो सॉल्यूशन, हो सकता है सॉल्यूशन ना हो। तो कंसिस्टेंस का मतलब है इट हैज सॉल्यूशन। इट हैज सॉल्यूशन मतलब अगर इक्वेशंस के पास सॉल्यूशन है तो उनको बोला जाएगा कंसिस्टेंट, आइदर वन सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। अगर इक्वेशन जो आपका सेट ऑफ इक्वेशन है उसके पास चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे मैनी सॉल्यूशन हो पर सॉल्यूशन है तो उसे बोला जाता है कंसिस्टेंस। इनकंसिस्टेंस का मतलब क्या है, इट हैज नो सॉल्यूशन। इट हैज नो सॉल्यूशन मतलब एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास है और जब हमने उसको सॉल्व किया और हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, देयर इज नो सॉल्यूशन, तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंस और हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंस। पता कैसे लगेगा कि हमारे पास सॉल्यूशन है या नहीं है, इसका कैसे पता लगाएंगे कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें सॉल्यूशन है या नहीं है? तो इसके लिए मैं बता दूं दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है अलजेब्रिकली, हम पता कर सकते हैं कि इसके पास सॉल्यूशन है, कितने हैं या नहीं है। और दूसरा होता है ग्राफिकली। ग्राफिकली भी हम बता सकते हैं कि इसके पास कितने सॉल्यूशन है, नहीं है या बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो अलजेब्रिकली में अगर आपका a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 तो इसके पास हमें मिल जाता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिल जाता है हमारे पास? यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसके पास एक सॉल्यूशन होगा। अगर हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल तो है b1 अपॉन b2 के बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो ये हमारा हो जाएगी कंडीशन नो सॉल्यूशन। ये किसकी कंडीशन हो जाएगी? नो सॉल्यूशन की। कब होगी नो सॉल्यूशन की कंडीशन? जब हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीसरा केस हमारा बन सकता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 एंड इट इज आल्सो इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो सारे तीनों ही इक्वल हैं, इस बार तीनों आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं। तो इसमें जो केस बनेगा हमारा वो बनेगा मैनी सॉल्यूशन। तो ये तो जो तरीका हो गया ये हमने बता दिया आपको अलजेब्रिकली। ग्राफिकली कैसे पता लगेगा? ग्राफिकली यानी कि दो तरीके से ये पता लग गया। ग्राफिकली कैसे पता लगेगा उसको भी देख लेते हैं। ग्राफिकली में जो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है उसमें मान लो अगर इस तरीके से ग्राफ है तो जो आपकी लाइंस होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एट वन पॉइंट, तो ये हो जाता है यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होगा, आपकी जो लाइंस हैं ग्राफ पर वो हो जाएंगी पैरेलल। कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। तो हम यहाँ पैरेलल लिख सकते हैं। अगर आपकी जो लाइंस हैं आपने क्या किया, जो आपके पास इक्वेशंस हैं उनसे आपने ग्राफ ड्रॉ किया और उससे क्या हुआ, लाइंस आपको पैरेलल मिल गई
तो वो नो सॉल्यूशन हो जाता है। तीसरा केस है मैनी सॉल्यूशन का। तो ग्राफिकली कैसे पता लगेगा कि ये मैनी सॉल्यूशन है? तो क्या होगा, ग्राफ पे अगर लाइन के ऊपर लाइन है तो हमारा हो जाएगा मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पता लगा सकते हैं कि ये कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंट। तो ये जो दो कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन तो कंसिस्टेंस की है, और ये जो बीच वाली कंडीशन है ये इनकंसिस्टेंस की है। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जो यहाँ पे वर्ड आया था इनकंसिस्टेंस। तो मैंने इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो हमसे बात की गई थी इनकंसिस्टेंस की, यानी कि कौन सी इक्वेशन इनकंसिस्टेंस होंगी। तो देख लेते हैं। कोइंसिडेंट, तो कोइंसिडेंट के मैंने अभी बताया, कोइंसिडेंट के पास मेनी सॉल्यूशन होते हैं, तो ये तो इनकंसिस्टेंस नहीं होगा। पैरेलल, तो पैरेलल में मैंने बताया नो सॉल्यूशन, तो इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है ये इनकंसिस्टेंस हो जाएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होने वाला है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज इनकंसिस्टेंस। तो जो पैरेलल की कंडीशन है वो इनकंसिस्टेंस में आती है। होप आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा किस तरीके से हम सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेन ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, मेन ये है कि क्वेश्चन के पीछे जो हमारा बेसिक है, जो हमारा टॉपिक है, उसके साथ साथ वो भी हमारा क्लियर हो गया। वो भी मैंने आपको यहाँ बता दिया, जिससे आपका रिवाइज भी हो गया। और ये वही टाइम है जिसमें हमें क्विक रिवीजन चाहिए। खाली क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन दे दिया तो ये तो पता लग जाएगा कि ये सिंगल क्वेश्चन कैसे हो गया, लेकिन हमें इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि उसके टाइप के जितने मर्जी भी सॉल्यूशन क्वेश्चंस आ जाएं हम उसको आसानी से कर लेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे जो भी टॉपिक या जो भी नेम आएगा उसे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्या है समझ लेते हैं। इफ x इक्वल 1 एंड y इक्वल 2, यानी कि x और y की वैल्यू दी है, कोई बड़ा काम नहीं है। x और y की वैल्यू हमारे पास है, x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है भाई 2। तो ये हो गया x और y की वैल्यू। सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो क्या है 2x माइनस 3y प्लस a इक्वल 0। और दूसरी इक्वेशन की बात करें तो वो है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस b इक्वल 0। तो ये दो इक्वेशन मेरे पास हैं, x और y की वैल्यू भी मेरे पास है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन ने कहा है देन कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होने वाला है, यानी कि a इक्वल टू बी 2a इक्वल बी, मतलब a और b का रिलेशन को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू पुट करके a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, माइनस y की वैल्यू पुट क्या करेंगे 2, प्लस a इक्वल 0। 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 6 प्लस a इक्वल 0। ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई तो आपको सबको आती होगी बहुत अच्छे से, और ये भी आपको अच्छे से मालूम होगा कि प्लस और माइनस कैसे करना है। अगर नहीं मालूम है तो मैं बता भी देता हूँ। इसके पास अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन माना जाएगा, और नंबर्स के पास अगर डिफरेंट साइन होते हैं तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे इसके पास प्लस साइन है, इसके पास माइनस है, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट हम करने के बाद साइन किसका लगाएंगे, तो साइन उसका आएगा जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। जैसे 6 अमाउंट में बड़ा है, इसके पास माइनस साइन है, तो आंसर में भी क्या आएगा माइनस साइन। इसी तरीके से ये प्लस रहेगा, इक्वल में 0 रहेगा। उसके बाद -4 को क्या करेंगे, -4 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, और ये जब उधर जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा। ये भी आपको अच्छे से मालूम है, क्लास 6-7 से हम बता देते हैं टीचर कि किसी भी नंबर को अगर ट्रांसफ़र करें तो अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इतना ज़्यादा डीप भी हम यहाँ बात नहीं करने वाले। उसके बाद x की वैल्यू क्या है भाई, फिर से x की वैल्यू 1, y की वैल्यू क्या है 2, माइनस b इक्वल 0। इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 जा 6, माइनस b इक्वल 0। इस बार b को उधर ले जाते हैं क्योंकि b हमारा किस में है, माइनस में, और जब हम उसको उधर लेके जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में, और इसको ऐड कर देते हैं। 2 + 6 8 इक्वल b, यानी कि जो b की वैल्यू है वो हमारी क्या है 8 है, और जो a की वैल्यू है वो हमारी क्या है 4। तो इस तरीके से यहाँ से अगर हम रिलेशन बनाना चाहें तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 4 इक्वल b। 8 को हमने क्या लिखा 2 × 4। क्यों लिखा 2 × 4, और भी कुछ लिख सकता था, 8 × 1 भी लिख सकता था, 2 × 2 भी लिख सकता था, पर इसे 2 × 4 ही क्यों लिखा। तो भाई 2 × 4 लिखने का मतलब है क्योंकि मेरे पास जो a की वैल्यू है 4 है, तो मुझे यहाँ कहीं ना कहीं से 4 को शो करना पड़ेगा ताकि मैं उसकी वैल्यू को पुट कर सकूं। तो अब 4 की जगह भाई कौन आ जाएगा, 4 की जगह आ जाएगा a, क्योंकि जो 4 है वो a की वैल्यू है। तो जो 2a इक्वल हो गया वो क्या हो गया हमारा b हो गया। तो इस तरीके से आप मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्या है हमारा 2a इक्वल b, जो कि मेरा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पे क्या होने वाला है, b इज द करेक्ट ऑप्शन।
तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं था, इक्वेशन दे रखी थी, एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन थी, जो इनको हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, उसको हमने इनमें पुट करा तो ये सेटिस्फाई होंगे, जिसकी वजह से मुझे ए और बी की वैल्यू यहाँ पर मिल गई। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम पढ़ें तो क्या है, द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स में ये आते हैं और आसान भी होते हैं। इसके लिए मैं आपको फिर से इसके लिए जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास वन सॉल्यूशन है तो मैं अलजेब्रिकली कौन सी कंडीशन लगाऊंगा, मेरे पास मैनी सॉल्यूशन है तो अलजेब्रिकली कौन सी कंडीशन लगाऊंगा और मेरे पास अगर नो सॉल्यूशन है तो भाई अलजेब्रिकली मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा। तो अभी जस्ट इन क्वेश्चन नंबर 1 आई हैव informed about that, I have explained this. So let's read the question. The value of k for which the system of linear equation 6x plus y equal 3k, 3k को इधर कर लेते हैं जल्दी से, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में रहनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है, और इक्वल में हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन लिख दी मैंने। दूसरी इक्वेशन है 36x प्लस 6y इक्वल 3। हैव इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्या है, हैव इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, हैव इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन इसके पास है और हमें के की वैल्यू बतानी है। तो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन किसको शो करता है, कोइंसिडेंट को, क्योंकि कोइंसिडेंट में क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन होते हैं जिसमें लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो उसकी कंडीशन मैंने अभी क्या बताई थी आपको बताई थी कोइंसिडेंट की कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही तो कंडीशन बताई थी आपको। ठीक है, लेकिन मैंने आपको वहां ये नहीं बताया था कि a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, तो वो मैं अब बता देता हूँ। a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, a2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। इसी तरीके से जो b है वो कोफिशिएंट ऑफ y है, 1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन से और 2 का मतलब सेकेंड इक्वेशन से। इसी तरीके से कांस्टेंट टर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, कांस्टेंट टर्म ऑफ सेकेंड इक्वेशन, और यहाँ दोनों ही इक्वल आए हैं क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन ने कंडीशन प्रोवाइड कराई है वो कराई है इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सपोज अगर इसने यूनिक सॉल्यूशन बोला होता तो यहाँ पे इक्वल नॉट आ जाता, अगर उसने पैरेलल बोला होता तो यहाँ पे इक्वल नॉट आ जाता और यहाँ इक्वल आ जाता, पर क्वेश्चन में है इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन तो मैंने आपके सामने इसको लिख दिया। a1 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 6, कोफिशिएंट ऑफ इस वाली दूसरी इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 36। इसी तरीके से यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ y का कोफिशिएंट 6 है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मेरी -3k है और यहाँ पे मेरी कांस्टेंट टर्म -3 है। मुझे फाइंड करनी है k की वैल्यू, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू। तो मैं इसको उठा लेता हूँ, चाहे मैं इसको उठाऊं या इन दोनों को इक्वल में उठा लूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने इनको ले लिया, यहाँ से मुझे k की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी, माइनस विल बी कैंसिल आउट, 3 विल आल्सो कैंसिल आउट एंड आई हैव ओनली k। यहाँ से क्या हुआ, माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो गया और सिर्फ बचा क्या भाई, k इक्वल 1/6, यानी कि सिर्फ k बचा। तो इससे हमारी जो k की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 1/6। k की वैल्यू निकालने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद होनी चाहिए ये कंडीशंस जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस की थी इन क्वेश्चन नंबर 1। तो आप चेक कर लीजिए विच ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पे देख सकते हैं आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर बी, दैट इज 1/6। तो इस तरीके से आप k की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + y - 4 = 0 एंड 2x + ky = 3 हैज नो सॉल्यूशन। तो ये फिर से ही वैसा क्वेश्चन है जैसा जस्ट हमने अभी किया था, यहाँ भी हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो जो k वाले क्वेश्चन होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनके लिए हमें कंडीशंस पता होनी चाहिए, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कंडीशंस डिस्कस करके बताई थी। तो यहाँ पे जो कंडीशन है तो हम उसको देख लेते हैं, क्या कंडीशन दे रखी है, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, हैज नो सॉल्यूशन। तो चलिए पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या है मेरी, x + y - 4 = 0। तो पहली जो मेरी कंडीशन है यहाँ पे वो है x + y - 4 = 0 और दूसरी जो इक्वेशन है वो है 2x + ky - 3। भाई -3 ये इसलिए हो गया क्योंकि 3 को उधर से मैं इधर ले आया। अब जो कंडीशन होती है हैज नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है इसको समझते हैं। चलिए लिखते हैं नो सॉल्यूशन की कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल होगा
C1 अपॉन C2। तो मैंने अभी बताया था आपको A1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट और A2 क्या है, वो कोफिशिएंट ऑफ x है पर इक्वेशन 2 में। तो उसी की वैल्यू पुट कर देते हैं। A1 हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाता है और कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ क्या हो जाएगा 2 इक्वल में b का कोफिशिएंट का मतलब सॉरी b1 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो भाई इन इक्वेशन 1 में कोफिशिएंट y कितना है, सिर्फ 1 है और b2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे k आ जाएगा, नॉट इक्वल c1। c1 का मतलब कांस्टेंट टर्म -4, c2 का मतलब कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन सेकंड -3। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू यहाँ दो तरीके से निकल सकती है, एक बार आप इसको इक्वल ले लीजिए और एक बार आप इसको इक्वल ले लीजिए। तो दोनों ही तरीके से हम k की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1/2 इक्वल 1/k और यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k 1 जा k 2 1 जा 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं क्या k की वैल्यू 2 गिवन है, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल गिवन है, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लो ये ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं होता तो हमें यहाँ पे इसको भी सॉल्व करना पड़ता कि k किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, पर हमें पहली बार में ही हमारा आंसर मिल गया, k की वैल्यू 2 आ गई और ऑप्शन से मैच हो गया। और यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि ऑल ऑफ दीज हो जिसमें 2 आंसर दे रखे हो, तो ऐसा नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो हम अपना टाइम आगे वेस्ट नहीं करेंगे, हमें आंसर मिल गया, इसको यहीं पर फिनिश कर देंगे। तो के वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये कंडीशंस लर्न होना कि भाई पैरेलल की क्या कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है, कोइंसिडेंट की क्या कंडीशन है। अगर इसका आपको मालूम है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, यूजिंग द ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर अ पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल 0 एंड y इक्वल -3 इज कंसिस्टेंस और नॉट। तो फिर से कंसिस्टेंट वर्ड आ गया है यहाँ पे, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमारा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वर्ड था और उसको मैंने काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। कंसिस्टेंस का मतलब बताया था सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंस का मतलब बताया था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है अगर उसकी नो सॉल्यूशन है तो वो इनकंसिस्टेंस है, और सॉल्यूशन है आइदर वन सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन, तो वो कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंस हो जाएगा। तो अब हमें इसको चेक करना है कि ये कंसिस्टेंस है या नहीं है, और हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है उसको भी चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन में x की वैल्यू क्या है मेरी 0 और y की वैल्यू क्या है -3। अगर आप इसको अच्छे से जानेंगे तो आपको अच्छे से अगर पता होगा तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले बना लेते हैं y एक्सिस, जो कि हमारी ये हो जाएगी y एक्सिस, और उसके बाद बनाएंगे हम x एक्सिस, जो कि ये आपकी x एक्सिस है। इधर x डैश होता है क्योंकि ये माइनस होता है और इधर भी y डैश होता है, और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या है, अगर x की वैल्यू 0 है मतलब x की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे होती है। अगर x की वैल्यू 0 है तो हमारा जो भी पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। मतलब ये जो हमारी y एक्सिस है यही इसकी लाइन हो जाती है। x इक्वल 0 का मतलब लाइन y एक्सिस को माना जाता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लाइन हमारी ड्रॉ होगी वो y एक्सिस पे ड्रॉ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो हमारा क्या है 0 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद y इक्वल -3 है। अगर आपने क्लास 9 में देखा होगा कहीं पे y इक्वल a होता है, तो इसका मतलब जो y की लाइन अब बनेगी वो क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। इसी तरीके से यहाँ पे जो y इक्वल -3 है, ठीक है, ये भी किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। पर इसमें ये फर्क है कि ये -3 दे रखा है, तो जो लाइन पैरेलल जाएगी x एक्सिस के वो -3 से होकर जाएगी। तो -3 बना लेते हैं, कहाँ पे आएगा, -1 -2 और -3। इसी तरीके से इधर +1 2 3, इसी तरीके से -1 -2 -3, और इसी तरीके से यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो लेकिन जो मेरी y इक्वल -3 वाली लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है, जो कि कहाँ से होकर जाएगी, -3 से होकर जाएगी और x एक्सिस के पैरेलल होगी। ये वाली जो लाइन है ये है मेरी y इक्वल -3, और ये वाली जो लाइन बनाई ये जो y एक्सिस है ये होता है x इक्वल 0। तो मैंने बताया ही था अगर दो लाइन जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं अगर वो इंटरसेक्ट कर जाए तो उनके पास होता है यूनिक सॉल्यूशन, और लाइन के ऊपर लाइन आ जाए तो वो होता है कोइंसिडेंट यानी कि मैनी सॉल्यूशन, और लाइन आपस में ना मिले पैरेलल हो जाएं तो उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लाइन y एक्सिस है, दूसरी लाइन ये y इक्वल -3 ये वाली है, और दोनों ही इस वाले पॉइंट पे क्या हो गई,
इंटरसेक्ट हो गई, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्ट हो गई तो इसके पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट वन पॉइंट, तो ये एक पॉइंट पे क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। इसका मतलब इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, और जब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, दीज आर कंसिस्टेंट, तो ये आपका क्या हो गया, दीज आर कंसिस्टेंट, ये तो कंसिस्टेंस हो जाएगा, क्यों, बिकॉज इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है 17x माइनस 19y इक्वल 53, एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारी 19x माइनस 17y इक्वल 55। अगर इस टाइप की इक्वेशन आपको कहीं पर भी दिख जाए, कैसी, कि जो कॉफिशिएंट का x है वो अगली इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट बन जाता है, और जो सेकंड इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट है वो फर्स्ट इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट बन जाता है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो इसको करने का एक अलग तरीका है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर कुछ क्वेश्चन इस तरीके की हमें आ जाते हैं एग्जाम में, 101 99y प्लस 55, इसी तरीके से यहाँ पे आ जाता है 99x प्लस 101y इक्वल 53। तो इस तरीके का अगर कॉफिशिएंट एक्सचेंज हो रहे हैं x और y में, तो इन क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो मैं आप बताने वाला हूं आपको। ठीक है, इसको पहले क्या मान लीजिए, दिस इज अ इक्वेशन 1, और इसको मान लीजिए दिस इज अ इक्वेशन 2। आपको इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इक्वेशन को एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, या आप ये भी कर सकते हैं कि इक्वेशन को एक बार ऐड करो, फिर जो इक्वेशन आए उसको फिर दूसरी जो इक्वेशन है उससे क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब इक्वेशन को एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर लेते हैं। अगर हम 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो सबको पता है जब हम ऐड करते हैं इक्वेशंस को तो साइन चेंज नहीं किए जाते, बस इतना ही फर्क है ऐड में और सब्ट्रैक्ट में। अगर आप इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बस इतना ही फर्क होता है। अगर आप ऐड कर रहे हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन को चेंज नहीं करेंगे, और अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन को चेंज कर देंगे। उसके बाद x या y सब्ट्रैक्ट होना है या ऐड होना है वो डिसाइड करेंगे इनके साइन। अगर साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट होगा, साइन सेम है तो ऐड होगा। लेकिन बस इक्वेशंस को अगर ऐड करना है तो साइन नहीं बदलना है, और सब्ट्रैक्ट करना है तो साइनों को बदलना है। तो यहाँ पे 17x प्लस 19x को अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 9 प्लस 7 16, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2 1 प्लस 3 30x 6x, और यहाँ भी आ जाएगा माइनस 36y, क्योंकि यहाँ पे दोनों माइनस के हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे, यहाँ भी दोनों प्लस के हैं इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे इक्वेशन नहीं मिल गई। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 36 को कॉमन ले सकता हूँ और मेरे पास बचेगा x माइनस वाई इक्वल 108। फिर यहाँ से जो x माइनस वाई आ जाएगा वो आएगा 108। 36 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 108 को अगर 36 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना आएगा भाई, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो x माइनस वाई की जो वैल्यू आई है वो 3 आ गई। इसको इक्वेशन सपोज कर लेते हैं थर्ड। तो एक बार मैंने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब मैं इसको एक बार क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को हमें क्या करना है, माइनस करना है। और जब इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, और साइन चेंज करने का मतलब साइन भी, ये नहीं दोनों इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं, दोनों इक्वेशन के साइन चेंज नहीं होते हैं। साइन चेंज होते हैं सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन की जो नीचे लिखी जाती है। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस। अब यहाँ से इसको, ये प्लस है ये माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, क्योंकि साइन अगर डिफरेंट होते हैं नंबर्स के पास तो उसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इसी तरीके से ये माइनस है ये प्लस है, ये भी क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, और प्लस की वैल्यू, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है साइन उसी का आता है। जैसे यहाँ पे प्लस का 17 है या माइनस का 19 है तो 19 की वैल्यू ज्यादा है, तो जो आंसर आएगा वो जो साइन आएगा वो उस नंबर का आता है जो वैल्यू में ज्यादा है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आने वाला है -2।
फिर यहाँ पे हम -2 कॉमन ले लेंगे, जिससे हमारा ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल -2। ये कैसे माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे ये था माइनस, ये प्लस कैसे हो गया? इसका मतलब ये है कि माइनस साइन को हमने कॉमन लिया है, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो हमने जब माइनस को माइनस से डिवाइड किया प्लस हो गया, ऐसे इस माइनस को इस माइनस से डिवाइड किया तो प्लस हो गया। या दूसरी तरीके से समझते हैं कि माइनस बाहर आ गया तो जगह कैसी रह गई, खाली रह गई। जब जगह खाली रह जाती है तो उसके साथ उसको कौन फिल कर देता है, प्लस फिल कर देता है। अब इस -2 को हम ले जाएंगे उधर, मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाएंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो जो x प्लस वाई की वैल्यू 1 आ गई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब आप देख सकते हैं कि कितना आसान हमारा ये क्वेश्चन हो गया। मैंने क्या किया, इतना मुश्किल लग रहा था, कई बार यहाँ पे 101 और 99 होता है जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है सॉल्व करने में। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि कॉफिशिएंट कैसे हैं, एक्सचेंज है, जो x में है वो y में, जो y में वो x में है, तो कुछ नहीं करना, उसको एक बार ऐड कर देना है और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना, और आपकी जो न्यू इक्वेशंस मिलने वाली हैं वो इतनी ज़्यादा सिंप्लीफाइड होंगी कि आप देखते ही उसका आंसर बता सकते हैं। अब हमारे पास जो x माइनस वाई है और जो x प्लस वाई है वो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव द स्पेस टू राइट मोर, क्योंकि मुझे अभी इन दो इक्वेशंस को भी क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो अच्छा ये यहाँ पे इस तरीके से ये ऊपर भी जा सकता है, तो चलिए ये रफ नहीं करना पड़ेगा, बहुत अच्छा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो फिर से क्या करेंगे, एक बार ऐड कर देते हैं इक्वेशन को। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ पे इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड किया जा रहा है, जिससे हमें मिलेगा x माइनस वाई इक्वल 3, एक्स प्लस वाई इक्वल 1। मैंने फिर बताया था ऐड करने में साइन चेंज नहीं किए जाते, तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, माइनस वाई प्लस वाई विल कैंसिल आउट, और 3 प्लस 1 4। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 4/2। तो x को जब डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो कितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू को या तो यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन थर्ड में, या इक्वेशन फोर्थ में पुट कर दीजिए, वो आपकी मर्जी, ये आप डिसाइड कर लीजिए किस में पुट करना है। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मैं तो फोर्थ में पुट करने वाला हूँ, आप देख लेना आपको किस में पुट करना है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, तो यहाँ भी x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1। अब 2 को उधर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, माइनस बन जाएगा, क्योंकि इसके बाद प्लस साइन है, उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस, और दोनों के पास डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होने की वजह से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और रिजल्ट में आंसर उसका आएगा जिसकी जो साइन उस वैल्यू के पास है जो ज्यादा है। ठीक है, तो -1 यहाँ पे आ गया, तो क्या हमारा आंसर आ गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन को शुरू किया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन को हमने शुरू किया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन था हमारा, इफ दिस आर द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई मुझे बतानी थी, मुझे किसकी वैल्यू बतानी थी, x प्लस वाई की। तो मैंने सबसे पहले x और y निकाल लिया, अब मैं वैल्यू फाइंड करूंगा x प्लस वाई इक्वल, तो x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है -1, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस -1 और 2 - 1 इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, जो x प्लस वाई की वैल्यू आई है हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। इस तरीके से ये हमारा अपना आंसर मिल जाता है। तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसानी के साथ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या रखना होता है, पेशेंस रखना है और आराम से क्वेश्चन को कर लेना। और हाँ, एक बात और, एक खुश मत हो जाना, कई बार बच्चे आधे क्वेश्चन करके सॉल्व करके आ जाते हैं, उन्होंने देखा कि x और y की वैल्यू आ गई, हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन पे दोबारा नजर ही नहीं मारते कि हमें x प्लस वाई निकालना है। तो यहाँ पे मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे एग्जाम में जल्दी में होते हैं, तो बस x y निकाला, उन्हें लगा हमारा आंसर हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना था, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी थी, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे दो तरीके के मेथड यूज किए जाते हैं। पहले वैसे तो एक ग्राफिकली मेथड होता है और एक होता है अलजेब्रिकली मेथड। अलजेब्रिकली मेथड में भी 3 मेथड होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है, उसे रिमूव कर दिया है, तो उसको हम नहीं पढ़ने वाले। हमारे पास अब बचते हैं 2 मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे मैंने दोनों ही क्वेश्चन को यहाँ इंक्लूड किया है। पहला क्वेश्चन आ चुका है एलिमिनेशन मेथड, इसके बाद आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड को समझ लेते हैं कि क्या है। एलिमिनेशन यानी कि एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब होता है किसी को हटा देना, किसी को निकाल देना। तो यहाँ पे दो
वेरिएबल है हमारे पास, एक तो x है और एक y है, तो या तो x को एलिमिनेट करना पड़ेगा या y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और कोई भी चीज कैंसिल आउट होके जीरो हो जाती है। एलिमिनेट कब होगी? जब उनके कोफिशिएंट क्या होंगे? सेम होंगे, और जब कोफिशिएंट सेम होंगे तभी उन्हें एलिमिनेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है तो आपको सबसे पहले इक्वेशंस को लिखना है, फिर उसमें या तो कोफिशिएंट ऑफ x के एलिमिनेट को इक्वल करो, सॉरी, या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करोगे या y के कोफिशिएंट को इक्वल करोगे। कैसे करोगे? बाय मल्टीप्लाई। तो देख लेते हैं इसको, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहां मैं करने वाला हूं इसका सॉल्यूशन। क्या है भाई? पहली इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल 4, और दूसरी इक्वेशन ये मैंने इक्वेशन 1 सपोज कर ली, और दूसरी इक्वेशन क्या है यहाँ पे? 2y प्लस 7। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखना पड़ेगा। आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या है, 2y प्लस 7 इक्वल 9x, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? सबसे पहले x होता है, उसके बाद क्या होता है? y होता है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म होती है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? 9x। अब 9x तो लिख लिया इस साइड में, 2y तो दूसरी साइड है ना। अब वो दूसरी साइड से जब उधर पहुंचेगा तो कैसा हो जाएगा? वो माइनस का हो जाएगा। 2y माइनस 7 इक्वल, सॉरी, माइनस 2y इक्वल 7। तो इसमें आप ये मत देखना कैसे हो गया। मैंने क्या किया, 9x तो जिस साइड लिखा था उसी तरफ लिख दिया मैंने 9x, 2y को मैंने 9x की तरफ क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया, जिससे उसका साइन बदल गया, और 7 जैसा था वैसा ही रहा, और इसे मान लेंगे हम इक्वेशन 2। अब हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें क्या करना है? या तो x के कोफिशिएंट को सेम करना है या फिर y के कोफिशिएंट को सेम करना है। अगर यहाँ पे देखें x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 9, तो 9, अगर x के कोफिशिएंट को 9 बनाना है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? 3 को। अगर 3 को 9 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वेरी सिंपल, अगर 3 को 9 बनाना है तो भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, यानी कि जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने भी नंबर हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 3 3 जा 9x प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15y इक्वल में आ जाएगा 12, और ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी थर्ड। ठीक है, अब देख सकते हो आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन 2 और इक्वेशन थर्ड अगर आप देखोगे तो उसका क्या है? कोफिशिएंट सेम है। x का कोफिशिएंट क्या है? सेम है। ठीक है, अब सेम तो है पर इसे तो एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। अब एलिमिनेट कैसे करेंगे? एलिमिनेट कैसे हो पाएगा? अब इसके पास भी प्लस साइन है, थोड़ा सा अगर देखें तो इसके पास भी कैसा साइन है? प्लस साइन है, और इसके पास भी कैसा है? प्लस साइन। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं तो क्या x एलिमिनेट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐड करने पे 9x प्लस 9x क्या बन जाएगा? 18x बन जाएगा। तो एलिमिनेट तो नहीं हो पाएगा। एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये कहीं ना कहीं एलिमिनेट होगा। तो चलिए इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम थर्ड। तो थर्ड में से हम क्या करेंगे? 2 को माइनस कर देंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है मेरी? 9x माइनस 15y इक्वल 12, और सेकेंड इक्वेशन क्या है? 9x माइनस 2y इक्वल 7। अब भाई सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन बदलने पड़ेंगे। मैंने पहला बताया ही था आपको, अगर सब्ट्रैक्ट का केस होता है तो साइन को क्या करना पड़ता है? बदलना पड़ता है। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। इट विल बी कैंसिल आउट, एलिमिनेट हो गया ये। और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 13 आएगा। माइनस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वैल्यू 15 ज्यादा है और उसके पास माइनस साइन है। ऐसे यहाँ पे क्या आने वाला है? 12 माइनस 7, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा +5। क्या आ जाएगा यहाँ पे? +5। +5 क्यों आया भाई? क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और साइन उसका लेते हैं जिसकी वैल्यू ज्यादा है। तो y की वैल्यू होने वाली है 5/-13। तो ये हमें y की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई? y की। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, 2 में पुट कर दो, या 3 में। जिस भी इक्वेशन में तुम्हारा दिल कर रहा है, जो भी इक्वेशन तुम्हें सबसे प्यारी है, जो भी तुम्हें जान से प्यारी है, उसको उठा लो और उसमें y की वैल्यू को पुट कर दो। मैं पुट करने वाला हूँ इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। और कई बार बच्चे इसका कोफिशिएंट सेम नहीं कर पाते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता
तो यहाँ पे आपको समझना है कि क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि कोफिशिएंट सेम हो जाए। उसी तरीके से फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, वो आप डिसाइड करेंगे इस तरीके से, या अगर ऐड करने पे एलिमिनेट हो रहा है तो ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करने पे एलिमिनेट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू पुट की जाएगी इक्वेशन 1 में तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y, y की वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है जो कि है 5 अपॉन माइनस 13, ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं क्योंकि माइनस 13 यहाँ पे आ चुका है। 3x माइनस 5y इक्वल क्या हो जाएगा भाई, इक्वल नहीं, जेड नहीं बनाना है, इक्वल बनाना है। ज्यादातर बच्चे जल्दी जल्दी में से जेड बनाते रहते हैं, जेड नहीं बनाना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3x माइनस 5 5 जा 25, और ये माइनस इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा प्लस, और अपॉन में आ जाएगा 13 इक्वल 4। अब ये 25 अपॉन 13 को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे जिससे कि हमें x की वैल्यू मिल जाए, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 25 अपॉन 13। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। अब इसका एलसीएम क्या आएगा 13 और 1 का एलसीएम आएगा 13। अब यहाँ पे ही बहुत मुश्किल हो जाती है बच्चों को, तो घबराना नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। ये जो 13 है ये डिवाइड होगा इस 1 से, और जो भी आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में। 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 13 ही आएगा, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से, ठीक है। 25 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 25 मल्टीप्लाई 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमें आ गया 3x, 13 4 जा 52, और माइनस 25 बन जाए 25 अपॉन 13। अब ये जो 3 है मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में 3 उधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में, और इसको माइनस करो तो यहाँ मिलेगा 27। 52 से 25 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 27 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 3। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 27 अपॉन 13 3 जा 39। अब जो ये x है आपका 27 अपॉन 39 आया, इट कैन बी सिंपलेस्ट, इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। किससे कर सकते हो 3 से, तो करिए 3 से, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इस हिसाब से x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 9 अपॉन 13। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। और ये जो मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये था एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड। इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, पहला काम कोफिशिएंट ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ y को इक्वल कीजिए। दूसरा स्टेप या दूसरा काम आपको करना है वहां पे कि इस या तो आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब उसके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा कि किससे एलिमिनेट हो रहा है। तो मैं ये बता देता हूं, अगर सेम साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो एलिमिनेट हो जाएगा। अगर साइन डिफरेंट है तो आप ऐड कर दीजिए, वो खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगा, जिसका कोफिशिएंट क्या है सेम है, ठीक है। तो होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगला मेथड मैंने बताया ही था जैसा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, फिर से मुझे पहले इक्वेशंस को लिखना है। जो भी मेरी इक्वेशन है 7x माइनस 2y इक्वल 5, ये मेरी इक्वेशन हो गई भाई, ठीक है। 7x माइनस 2y इक्वल फर्स्ट, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं 8x प्लस 7y इक्वल 15, इक्वल क्या हो गया भाई यहाँ 15 हो गया। ये मेरी क्या है सेकंड इक्वेशन है, सही है। ये दो इक्वेशन को मैंने सबसे पहले लिख लिया। अब क्या करा जाएगा, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन उठा लो या आप अपनी सेकंड इक्वेशन उठा लो, या तो फर्स्ट इक्वेशन को उठा लो या फिर सेकंड को, जिसको तुम्हारा दिल चाह रहा है, जिससे जिस भी इक्वेशन को आप सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, वो वाली इक्वेशन को ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। मैं यहाँ इक्वेशन 1 को सॉल्व करने वाला हूँ। क्या सॉल्व करूंगा, इक्वेशन 1 से या तो x की वैल्यू निकालूंगा या y की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, क्या अकेला कर देंगे उसे, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसे अकेला करना होता है भाई, ज्यादा काम मुश्किल नहीं है। जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है उसे एक तरफ अकेला छोड़ दो, और दूसरे यानी कि जिसकी भी हेकड़ी निकालनी है उसे अकेला छोड़ दो, उसकी हेकड़ी खुद ब खुद निकल जाएगी अकेला करने पे। क्योंकि अकेले में कितना भी कोई कितना ही एटीट्यूड वाला पर्सन हो, अगर वो अकेला है तो बिल बहुत ज्यादा शर्मिला हो जाता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो इसलिए इसे जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, जिसकी भी वैल्यू को फाइंड करना है कि वो कितना मजबूत है या कितना कमजोर है, उसे अकेला अंधेरे कमरे में छोड़ दो, पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो -2y है उधर जाके क्या बन जाएगा +2y, क्या बन जाएगा +2y। अब मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है तो इस 7 को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जब इस 7 को यहाँ से हटाऊंगा तो मल्टीप्लाई में है तो किस में जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड में भी जाएगा सबके साथ, ऐसा नहीं किसी एक से मिलेगा जाके, सबके साथ हो जाएगा वो।
और यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई जिसको मैं मानूंगा इक्वेशन थर्ड। तो सबसे पहला काम था किसी भी इक्वेशन को उठा लीजिए और वहां से या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस x की वैल्यू को अल्टरनेट में पुट करना है। अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया तो आप सेकंड में पुट करेंगे, आपने अगर सेकंड में पुट किया था तो फर्स्ट को करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट सॉल्व की थी तो मैं इस x की वैल्यू को किस में पुट करूंगा, सेकंड में पुट करूंगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं भाई, इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सेकंड इक्वेशन क्या है, 8x, 8x का मतलब 8 मल्टीप्लाई x में क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2y अपॉन 7। उसके बाद क्या है प्लस 7y, तो 7y लिख दिया, इक्वल में क्या है 15। तो इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो 8 है 7 से कैंसिल आउट तो होगा नहीं, अगर ये नंबर इससे कैंसिल आउट हो जाता है तो अच्छी बात है, अब ये इससे कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे सीधा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। और सीधा जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे 8 5 जा 40x हो जाएगा, इसी तरीके से 8 2 जा 16y हो जाएगा, और अपॉन में क्या मिलने वाला है हमें, अपॉन में 7 मिलेगा, और ये हो जाएगा प्लस 7y इक्वल 15। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लिया जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 7 है वो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। फिर वही काम जो पीछे बताया था, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 से जब 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और न्यूमिनेटर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ जब 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, और जो 7y है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इक्वल में रहेगा 15। अब क्या करेंगे 40x और ये प्लस 16y, ठीक है 8 5 जब 40, x तो यहाँ पे है ही नहीं, सही है, ये वाला x नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 है तो x यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, ये गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे 8 5 जब 40 है सिर्फ, x यहाँ पर नहीं आएगा आपका, ये x मैंने अपने हिसाब से ही बना दिया, ज़्यादा ही प्यार है लग रहा है। तो ये जो 7 है अब वहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस 16y प्लस 7 7 जा 49y, और इक्वल में हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 7। ये जो 7 डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई में हो गया। अब ये जो 40 है इसको भी हम उधर ट्रांसफर कर देंगे और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 9 प्लस 6 15, 4 1 5 65y इक्वल 15 7 जा 105 माइनस 40। ये जो 40 था उधर माइनस में चला गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे y इक्वल, अब ये जो 105 माइनस 40 है इसको माइनस करेंगे तो 65 आएगा, अपॉन में फिर से ये जो मल्टीप्लाई वाला 65 है ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे, और जिसकी वजह से दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, खुश मत हो, अभी तो x की वैल्यू भी निकालनी है, पर मैं बता दूं आपको सब्स्टिट्यूशन में मेथड में कोई भी एक इक्वेशन उठाइए सबसे पहले, जैसे कि मैंने इक्वेशन 1 को लिया, वहां से x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, जो भी आपका दिल रहे। उसके बाद उस x और y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, तो आपको वहां से y की वैल्यू मिल जाएगी या x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। वैसे तो आप अगर फर्स्ट में ही पुट करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, सेकंड में पुट करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, थर्ड में इसलिए पुट करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है, बस वैल्यू को पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए x की वैल्यू को पुट करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आ जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करने वाले हैं, थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 5 प्लस 2y, y की जगह क्या आ जाएगा 1 अपॉन 7, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 7, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ भी सेम ही आंसर आ गया, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू भी 1 आई है यहाँ पे और y की वैल्यू भी क्या आई है 1 आई है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसको थोड़ा मैंने छोटा कर दिया है। तो इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बस आपको इसके स्टेप्स मालूम होनी चाहिए जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम। आई थिंक वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर से अच्छी खासी आ जाती है, एक आध क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है जो कि वर्ड प्रॉब्लम का होता है। इसमें क्या करना होता है, हमें 2 इक्वेशंस बनानी होती हैं। सबसे पहले इक्वेशन को सेटअप करना है, फिर उस हिसाब से उसको सॉल्व कर लेना है। इक्वेशन का सेटअप कैसे होगा, इक्वेशन हमें यहाँ गिवन नहीं होती है,
क्वेश्चन की प्रॉब्लम्स को पढ़ के रिप्रेजेंट करना होता है इक्वेशन को। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है अगर हम पढ़ें तो इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्या गिवन है हमें, सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स को। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल होते हैं जिनका एड 180 डिग्री होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल होते हैं जिनका एड 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इसका मतलब ऐसे दो एंगल होंगे जिनका एड 180 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ सपोज कर लेता हूँ लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, क्या सपोज कर लेते हैं या एज्यूम कर लेते हैं, लेट एज्यूम सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स एंड वाई। मैंने जो एंगल सपोज करे हैं सप्लीमेंट्री वो कौन से सपोज कर लिए, एक्स एंड वाई। अब आपको पता है कि अगर एक्स और वाई को ऐड किया जाएगा तो 180 डिग्री आएगा। इसका रीजन होता है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। कैसे एंगल है ये, सप्लीमेंट्री एंगल्स, और सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो ऐड होता है वो हमेशा क्या होने वाला है, 180 डिग्री। अब दूसरी जो कंडीशन यहाँ पे दी है वो क्वेश्चन ने दी है, द ग्रेटर एंगल एक्सीज द स्मॉलर बाय 50, यानी कि जो बड़ा इसमें से क्या है, एक्स और वाई, एक बड़ा है और एक वाई है। तो मैं यहाँ बता भी देता हूँ कौन सा बड़ा है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। यहाँ पे जो एक्स है वो मैंने बड़ा एंगल लिया है, और जो वाई है वो मैंने क्या लिया है, स्मॉलर लिया है। लेकिन जो बड़ा वाला एंगल है, बिगर एंगल है, वो 50 ज्यादा है। जो बिगर एंगल है वो क्या है, 50 ज्यादा है। अगर वो 50 ज्यादा है तो अगर उसको माइनस किया जाए तो 50 बाहर निकल के आ जाएगा। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो दो दोस्त हैं आपस में, पहला दोस्त बोला मेरे पास कुछ पैसे हैं, दूसरा बोला मेरे पास तुझसे 10 रुपए ज्यादा हैं, मेरे पास तुझसे 10 रुपए ज्यादा है। तो मान लो पहले दोस्त के पास अगर 100 रुपए हैं तो उसके पास कितने होंगे, 110। तो अगर आप 110 और 100 को माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। तो कोई भी चीज जिसके पास ज्यादा होती है और उसको अगर माइनस किया जाए तो जो जितना ज्यादा है वो बाहर निकल के आ जाएगा, है ना। ऐसी किसी ने कहा मेरे पास 50 रुपीज ज्यादा है, और किससे ज्यादा है, मेरे फ्रेंड से। तो उस फ्रेंड के पास अगर 200 हैं तो फिर दूसरे फ्रेंड के पास कितने हो जाएंगे, 250, और माइनस करोगे तो फिर से कौन बाहर निकल के आएगा, 50 बाहर निकल कर आएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे थी, जो एंगल एक्स है वो बिगर है और वो 50 ज्यादा है, तो हमने क्या किया, माइनस वाई कर दिया, और 50 ज्यादा था इसलिए वो बाहर निकल कर आ गया। तो आप देख सकते हो अगर वेरिएबल x प्लस वाई एक्स माइनस वाई में है तो सबसे ज्यादा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आपका दिल कर रहा है जौन सा मेथड लगा दो, सब्स्टिट्यूशन लगाना है वो लगा दीजिए, एलिमिनेशन लगाना है तो वो लगा दीजिए, ग्राफिकली लगाना है तो वो उससे भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान जो पड़ता है तो यहाँ पे एलिमिनेशन आसान रहेगा, क्योंकि एक्स और वाई के कोफिशिएंट कैसे हैं, सेम है, बस एक बार ऐड करना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट एड द इक्वेशन 1 एंड 2, एड द इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को क्या करने वाले हैं, हम ऐड करने वाले हैं। और जब ऐड करते हैं तो भाई साइन नहीं बदलते, इस बात का खास तौर से ध्यान रखने, रट्टा मार लो या मंत्र जाप कर लो, कुछ भी करो, इतना याद कर लो कि अगर ऐड कर रहे हैं तो साइन नहीं बदले जाएंगे और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन बदले जाएंगे। तो यहाँ पे ऐड करने पर नहीं बदला जाएगा, तो x प्लस x 2x हो जाएगा, y विल बी कैंसिल आउट, और यहाँ मिलेगा 180 प्लस 50 कितना होता है, तो यहाँ मिलने वाला है 230। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 230 अपॉन 2, डिवाइड करो। तो x को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 115 डिग्री। कितनी हो गई, 115 डिग्री। अब इसको पुट कर देंगे x की वैल्यू को इन इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन put the value of x in equation 1 में पुट कर देते हैं, किसी में भी पुट कर दो। तो x प्लस वाई इक्वल 180, और यहाँ पे जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 115 हो जाएगी, प्लस वाई इक्वल 180, और इस तरीके से हमारी y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 180 माइनस 115। इसको माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा भाई, 65। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 65 डिग्री हो जाएगी, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 115। तो इस तरीके से आप इसका आंसर को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं था, x प्लस वाई 180 कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, x माइनस वाई 50 इसलिए आया क्योंकि जो बड़ा वाला एंगल है वो 50 ज्यादा है, ठीक है। और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया और हमें x और y के एंगल्स मिल गए। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल्स थे वो 115 और 65 है। एक लास्ट क्वेश्चन बच जाता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक क्वेश्चन और है,
दैट इज अ मैन लेंट अ पार्ट ऑफ हिज मनी 10% पर एनम एंड द रेस्ट एट 15% एनम। यानी कि यहाँ पे एक मैन है जो अपने अमाउंट को क्या कर रहा है, इंटरेस्ट पे दे रहा है, और इंटरेस्ट पे भी ऐसे दे रहा है जो उसका अमाउंट है उसमें से कुछ अमाउंट को किस पे पे कर रहा है, 10% पे, और कुछ को क्या कर रहा है, 15% पे पे कर रहा है। तो उसको जो अर्निंग हो रही है, उसकी जो अर्निंग हुई उससे वो कितनी हो गई, 1900। अब उसने क्या किया कि जो उसने 10% पे अमाउंट दी थी अब वो उसको 15% पे दे दे, और जो 15% पे दी थी उसे 10% पे दे दे। तो उस केस में अगर वो इस तरीके से अगर इंटरेस्ट पे दे रहा है तो उसे ₹200 का क्या हो जा रहा है, फायदा हो जा रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले सपोज करेंगे हमें नहीं पता कि कितना अमाउंट दे रहा है, हम सपोज उसी को करते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है। हमें नहीं पता कि कितनी अमाउंट वो इंटरेस्ट पे दे रहा है, तो हम सपोज कर लेंगे लेट एज्यूम ही वो क्या कर रहा है, लैंड कर रहा है, ही लैंड ₹X ऑन 10% एंड ₹Y ऑन 15%। मतलब हमने यहाँ सपोज कर लिया कि जो x है, जो x अमाउंट है उसे 10% पे देगा, और जो y अमाउंट है उसे 15% पे देगा। अगर हम इसको x को ने 10% पे दिया, y को 15% पे दिया है, तो इसका अगर हम एक्स्ट्रा वैल्यू निकाले कितना उसे फायदा होगा, तो 10% ऑफ x 10% ऑफ x, यानी कि जो अमाउंट मिला है उसका जो 10% आएगा वही तो उसका प्रॉफिट होगा। तो वही हम लिखेंगे 10% ऑफ x प्लस 15% ऑफ y। ये जो आ रहा है ना उसका, ये जो उसकी एक्स्ट्रा इनकम है, ये एक्स्ट्रा पैसा है जो उसे मिलने वाला है 10% ऑफ x का, 15% ऑफ y का। दोनों को जब ऐड करेंगे तो उसे कितना मिल रहा है, 1900। आप क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं कि उसे 1900 मिला। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x प्लस 15% का साइन हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई y इक्वल 1900। अब यहाँ से क्या होगा, 10x हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x/100, और ये हो जाएगा 15y/100, और ये हो जाएगा हमारा 1900। अब हमें 100 को हटाना है इसमें से, डिनोमिनेटर में हमें 100 नहीं चाहिए, या हम क्या करेंगे, दोनों का 100 ये जो 100 है ये कॉमन आ सकता है या एलसीएम आ सकता है, तो सेम ही रहेगा। ये हो जाएगा 10x प्लस 15y अपॉन में क्या आ जाएगा 100 इक्वल 1900। अभी 100 इधर से क्या चला जाएगा, उधर डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है। जब डिवाइड में है तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा, जिससे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1,92,000। तो ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई आपकी। ठीक है, ये पहली कंडीशन लगाई थी कि 10% पे दिया और 15% पे दिया। अब सेकंड कंडीशन क्या है, इसको सेकंड कंडीशन देख लेते हैं हम। सेकंड कंडीशन में वो क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, यानी कि जो एक्स अमाउंट 10% पे दी थी अब वो 15 पे देगा, और जो वाई पे दी थी वो कितने पे देगा, 10 पे देगा। ठीक है, तो इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो इसका जो यहाँ पे अब जो हो जाएगा ये एक्सचेंज हो जाएगा। अब जो 10% एक्स पे दी थी अब 10% किस पे देगा, वाई पे देगा। 10% ऑफ वाई प्लस 15% ऑफ एक्स, एक्सचेंज करना है। देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप चेक करें क्या लिखा हुआ है, देखो, इफ ही हैड इंटरचेंज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टू सम्स, यानी कि जो दोनों सम्स उसने दिए हैं उनको क्या कर दे, इंटरचेंज कर दे। तो हमने भी क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। x के साथ 10% था, अब देखो x के साथ 15% और y के साथ 10% है, तो हमने इसको क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, और उसे 200 का प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले जो इनकम वो कर रहा था वो 1900 की थी, अब उसकी जो इनकम हो जाएगी वो 2100 की हो जाएगी। और सिमिलरली इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे मैंने ये इधर वाला सॉल्व किया है, सिमिलरली इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 10y प्लस 15x इक्वल 21, यानी कि 2 जीरो यहाँ भी बढ़ जाएंगे। सिमिलरली आपको ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे ये वाला मैंने सॉल्व किया था, सेम टू सेम। ठीक है, जिस तरीके से इसको सॉल्व किया वैसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें हमारा ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारी जो क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। ये कैसी इक्वेशन आ गई हमारी, इक्वेशन 2। ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब आप एक बात देख सकते हो, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने का मतलब मेरा यह है कि x को पहले लिख लीजिए और y को बाद में लिख लीजिए, और ये हो जाएगा 2
10,000, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो y का है और यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है वो x का है। तो ये वैसा ही एक्सचेंज हो गया। क्या हो गया? ये एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज होने का मतलब है कोफिशिएंट बदल गए इसके। और मैंने बताया था कि किसी भी इक्वेशन में कोफिशिएंट बदल जाते हैं तो उसको क्या करना है, एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ रहा हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इस तरीके से। ये देखो बिल्कुल एक्सचेंज हो गया है। आपको बस एक बार ऐड करना है और एक बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये आपकी ड्यूटी है, इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, केस स्टडी। क्योंकि केस स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए हर लेसन में, हर चैप्टर में, हर लेक्चर में एक केस स्टडी जरूर रखता हूँ। क्योंकि एग्जाम में 4 केस स्टडी आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। और केस स्टडी भी क्रिसमस से रिलेटेड है, जो कि हमारे आसपास आज जो भी डेट है, हमारा दिसंबर का मंथ चल ही रहा है और इसी मंथ में हमारा क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी के बारे में यह डिस्कशन किया गया। तो देख लेते हैं क्या डिस्कशन है। यहाँ पे कह रहा है कि क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर टू रिमेम्बर द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। हु क्रिश्चियंस बिलीव इज द सन ऑफ गॉड। क्रिश्चियंस का मानना है कि जो जेसिस हैं वो गॉड के सन है, बेटे हैं। और आगे क्या है, सेंटा क्लाउज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ क्रिसमस और इज अ legendary character originating in western Christian culture and he bring gifts for everyone on Christmas। यानी कि लोगों का मानना है, क्रिश्चियंस का मानना है कि जो सेंटा क्लाउस जी हैं वो हमारे लिए गिफ्ट लाते हैं क्रिसमस पर, यानी कि 25 दिसंबर को। तो यहाँ भी उसी के बारे में बात की गई है। तो यहाँ सपोज किया गया, यहाँ मैथ का यूज किया गया। देखो फेस्टिवल में भी मैथ का यूज कर लिया गया है, सेंटा क्लाउस जी ने भी मैथ का यूज किया है। कैसे? लेट सेंटा क्लाउस ब्रिंग 3 चॉकलेट्स फॉर ईच चाइल्ड। यानी कि हर बच्चे को कितनी चॉकलेट दी जाएगी? 3 चॉकलेट्स दी जाएंगी, 3 चॉकलेट्स दी जाएंगी। और जो एडल्ट है उसे कितनी चॉकलेट्स दी जाएंगी? 2 चॉकलेट्स। मतलब जो चाइल्ड है उसे 3 चॉकलेट्स मिलेंगी, जो एडल्ट है उसे 2 चॉकलेट्स मिलेंगी। और उस पार्टी में किसकी पार्टी है? प्रेजेंट एट द क्रिसमस पार्टी एट माइकल्स। माइकल्स की पार्टी है, वहां पे ये सारा काम होने वाला है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, हाउ टू रिप्रेजेंट द एबव सिचुएशन इन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस सिचुएशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है? तो आई डोंट नो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ एडल्ट्स। तो वही मैं यहाँ सपोज करने वाला हूँ कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे और नंबर ऑफ एडल्ट्स कितने होंगे। तो लेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी एक्स। नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या होने वाले हैं? एक्स होने वाले हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ एडल्ट्स क्या हो जाएंगे? वाई। नंबर ऑफ एडल्ट्स कितने मान लें? बी वाई। अब जो x है यानी कि जो चाइल्ड्स है उसे हर एक चाइल्ड्स को कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी? 3 चॉकलेट्स मिलेंगी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एडल्ट्स को 2 चॉकलेट्स मिलेंगी तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई वाई। तो टोटल चॉकलेट्स कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं? यहाँ पे 90 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 90। और इस तरीके से ये बनेगा 3x + 2y = 90। तो ये जो मेरा रिप्रेजेंटेशन हो गया इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर ए मुझे यहाँ मिल गया। बी क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 1 है। यानी कि यहाँ पे एक इक्वेशन दी है 5x + 7y = k। और x और y की वैल्यू क्या है? 5 और 1। तो x की वैल्यू क्या है? 5 और y की वैल्यू क्या है? 1। और k की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ज्यादा आसान है। 25 + 7 1 जा 7 = k। 25 + 7 कितना होता है? 32 = k। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 32। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। और वो वहां पे x और y की वैल्यू गिवन थी और k की वैल्यू फाइंड की थी, वो मैंने यहाँ पे k की वैल्यू 32 फाइंड कर ली। तो बहुत ज्यादा आसान होती है केस स्टडी। बस आपको लेक्चर की नॉलेज, सॉरी चैप्टर की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। और उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं। तो ये मेरा आज का लेक्चर था जिसको आपने समझा होगा, देखा होगा। और ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज ये है क्विक रिवीजन चैप्टर वाइज। इसी तरीके से मेरे नेक्स्ट चैप्टर के भी लेक्चर आते रहेंगे। तो उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।